साथियों नमस्ते। साथियों, जिस प्रकार से एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या फिर व्यक्ति को कहीं जाना होता है या कहीं पहुंचना होता है, किसी चीज को प्राप्त करना होता है, तो मित्रों उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस स्थान पर मित्रों पहुंचने के लिए आवश्यक क्या होता है और वहां पर किस किस प्रकार से पहुंचा जाता है। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मित्रों तरीके की होती है कि वो तरीका कौन सा है, जिस तरीके का उपयोग करके आप उस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं या जिस तरीके का उपयोग करके आप उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। तो मित्रों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। जो अप्रोच होता है वो अप्रोच बड़ा ही शानदार होता है। इसी प्रकार से मित्रों एक जो काउंसलिंग साइकोलॉजी में भी अप्रोचेस होते हैं, वो कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं जिनके तरीकों का उपयोग करके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट सामने वाले व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं और उसको ठीक प्रकार से समायोजन करने के लिए सुव्यवस्थित विचारों के माध्यम से उसको पुनः एक स्थापित करते हैं और अच्छे प्रकार से जीवन जीने के लिए मित्रों प्रेरित करते हैं। तो मित्रों आज हम लोग बातचीत करेंगे वो जो अप्रोचेस होते हैं काउंसलिंग के, वो अप्रोचेस कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी तथ्यों पर मित्रों अच्छे से बातचीत करने वाले हैं। स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से अच्छे समझने वाले हैं। एमए के विद्यार्थियों के लिए ये परीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है और उनकी परीक्षा में काउंसलिंग साइकोलॉजी का जो पेपर है वो उनको अच्छे मार्क्स दिलाने में उनकी हेल्प करता है। तो मित्रों अब हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग। मित्रों जब हम लोग पहला स्लाइड देखेंगे तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अप्रोचेस ऑफ जो काउंसलिंग है, अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग के बारे में जानेंगे। जो ये मित्रों सबसे पहला अप्रोच इसमें देखने को मिलता है, फिनोमिनल अप्रोच कौन सा है, उसके बाद कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच कौन सा है, उसके बाद इलेक्टिव अप्रोच कौन सा है और इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप मेथड ऑफ काउंसलिंग जो है वो कौन से होते हैं। इसके विषय में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन सभी तथ्यों को बातचीत करके इनको समझेंगे अच्छी प्रकार से। तो मित्रों अब ये देख लीजिए अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। अप्रोचेस ऑफ काउंसलिंग यानी कि परामर्शन के वो जो तरीके हैं वो ये तरीके थे मित्रों। इन सभी पर एक एक करके अच्छे से बातचीत करेंगे और उनको जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों ये 5 तरीके के हैं। सबसे पहला जो देख लेते हैं उसमें क्या है। हाँ मित्रों, ये जो पहला है मित्रों फिनोमिनल अप्रोच। फिनोमिनल अप्रोच के बारे में जानेंगे, इसकी मनोवैज्ञानिक भाषा को समझेंगे, किस प्रकार से इसको अच्छे से लिखना है इसको भी जानेंगे और समझेंगे। मित्रों फिनोमिनल अप्रोच क्या है, घटनात्मक दृष्टिकोण, एक दार्शनिक चिकित्सा है मित्रों। इसको घटनात्मक दृष्टिकोण बोला जाता है। एक दार्शनिक चिकित्सा है जो परामर्श और मनोचिकित्सा के लिए मित्रों बहुत ही उपयुक्त होता है, बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है फिनोमिनल अप्रोच। मित्रों इसमें देखेंगे जैसे ग्राहक के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहक मित्रों यहाँ पर उस व्यक्ति को कहा जा रहा है जो काउंसलिंग लेने आया है या जिसकी काउंसलिंग की जा रही है। मित्रों चिकित्सक का लक्ष्य ग्राहक के अनुभव को सैद्धांतिक अवधारणाओं के माध्यम से समझने के बजाय उसके वास्तविक स्वरूप को समझना होता है। मित्रों ये नहीं कि उसमें 50 तरीके के सिद्धांत लगा रहे हैं सामने वाला व्यक्ति अगर काउंसलिंग ले रहा है। सबसे पहले उसको जानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उससे बातचीत करके जो उसका वास्तविक स्वरूप होता है उसको समझना पड़ता है। चिकित्सक वर्णनात्मक रुख अपनाता है तथा ग्राहक के उद्देश्य, अर्थ, मूल्यों, संघर्षों और दुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मित्रों इन शब्दों को आप अच्छे से समझिए और जानिए कि ये जो काउंसलर होता है वो किन चीजों में ध्यान देता है काउंसलिंग की। जो वो तथ्य है वो तथ्य मित्रों ये है कि जो उसके उद्देश्य है वो कौन से हैं, जो उसके अर्थ है वो क्या है, उसके मूल्य कौन से हैं, उनके संघर्ष क्या है और उनकी जो दुविधाएं हैं वो मित्रों क्या है, इन पर ध्यान देता है काउंसलर। आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करता है मित्रों, आत्म जागरूकता को प्रोत्साहित करता है एक काउंसलिंग के अंदर एक काउंसलर। वो किस प्रकार से करता है देखिए, चिकित्सक ग्राहक को उसके अनुभव, आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति जागरूक होने में मदद करता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है, वास्तव में आपको काउंसलिंग की आवश्यकता है तो आप काउंसलिंग लीजिए। चिकित्सक ग्राहकों में आत्म जिज्ञासा, सेल्फ क्यूरियोसिटी विकसित करने और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में मदद के लिए सम्मान पूर्वक प्रश्न पूछने और सुनने का मित्रों प्रयोग करवाता है। सबसे पहले काउंसलिंग करता है और उसको बताता है, उसको जानता है, समझाता है कि आपको इस चीज की आवश्यकता है
और उनकी जो आंतरिक चीजें उनको मित्रों काउंसलिंग समझ करके काउंसलर उसको बताने का प्रयास करता है, उनको समझाने का प्रयास करता है। देखिए मित्रों, इस चित्र के माध्यम से आप थोड़ा सा समझने का इस चीज को प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। एक चित्र को अगर आप परसीव करेंगे तो एक व्यक्ति यहाँ पे ये बैठा है ए, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर बी बैठा हुआ है। अब मित्रों यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से एज अ बल्ब यानी कि जो थॉट को इंडिकेट कर रहा है, और ये मित्र जो लेने आया है काउंसलिंग, इसके मनोमस्तिष्क में सारी चीजें उलझी हुई है। किस प्रकार से अपने विचारों के माध्यम से, मनोविज्ञान की पढ़ाई के माध्यम से, जो काउंसलिंग की पढ़ाई होती है उनके माध्यम से उन चीजों को लागू करके किस प्रकार से काउंसलिंग करके उसको ठीक करता है। मित्रों, इसके आगे जो कुछ तथ्यों को हम लोगों को जानना है वो तथ्य है उसी वाले फिनोमिनल अप्रोच के। मित्रों, नुस्खे और व्याख्या से बचें, यानी कि चिकित्सक दवा लिखने, व्याख्या करने, समझाने से बचता है मित्रों, क्योंकि दवाएं जो होती है वो एक साइकाइट्रिस्ट दे सकता है, एक साइकोलॉजिस्ट नहीं दे सकता है, एक काउंसलर नहीं प्रेफर कर सकता है। इसके बजाय चिकित्सक ग्राहक को मानवीय स्थिति के व्यापक क्षितिज के विरुद्ध उनके समस्याओं को स्थापित करने में मदद करता है और उन पर ध्यान देता है कि उनकी समस्याएं। मित्रों, वास्तव में क्या होता है, किसी व्यक्ति को अगर किसी चीज से समस्या है, हो सकता हो वो समस्या आपके लिए कोई समस्या ना हो, परंतु जिस व्यक्ति को समस्या हो रही है उस व्यक्ति को वास्तव में उन चीजों से समस्या होती है। इस बात को, तथ्य को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मित्रों, एडमंड हुल्सर एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके कार्य पर आधारित एक कुछ बातें ये समझिए कि घटना विज्ञान संबंधी दृष्टिकोण दार्शनिक एडमंड हुर्सले के कार्य पर आधारित है, जिन्होंने 20वीं सदी के प्रारंभ में घटना विज्ञान की पद्धति विकसित की थी। घटना विज्ञान चेतन जागरूकता प्रत्यक्षीकरण का मित्रों अध्ययन है। इसको मित्रों समझना पड़ेगा। अब मित्रों, जो दूसरा अप्रोच है उसको जान लेते हैं कि दूसरा अप्रोच क्या है, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या होता है। इसके विषय में जानेंगे, समझेंगे, बातचीत करेंगे। मित्रों, परामर्श के लिए अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, एग्जिस्टेंशियल को मित्रों अस्तित्ववादी कहते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से अगर नहीं दिख रहा हो, अस्तित्ववादी मित्रों, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण जिसमें अस्तित्ववादी चिकित्सा के रूप में भी जाना जाता है। मित्रों, मनोचिकित्सा एक प्रकार का जो ग्राहकों को दुनिया में उनके स्थान, उनके कार्यों के लिए उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझने में मदद करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी स्थान पर है और उसके जो कार्य है, इन चीजों को उनको समझने के लिए उस चीज में मदद करता है, और ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के अंतर्गत आता है। यह इस विचार पर आधारित है कि लोग अपनी पसंद के माध्यम से जीवन में अपने अर्थ और उद्देश्य बना सकते हैं। मित्रों, जीवन में सभी व्यक्तियों की अपनी अलग अलग पसंदें होती हैं, उन्हीं के अनुरूप वो अपने लक्ष्य तय करते हैं, उन्हीं के अनुरूप अपने वो तरीके तय करते हैं कि जिन तरीकों से उनको वहां पर पहुंचना होता है। मित्रों, इसी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण में जब लोग आगे बढ़ेंगे मित्रों, अस्तित्ववादी चिकित्सा का उपयोग अवसाद, चिंता, विकार या मादक द्रव्यों की लत से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए मित्रों किया जाता है। यह मानवतावादी दृष्टिकोण के समान है और कई चिकित्सक इसे अन्य प्रकार की चिकित्सा के साथ एकीकृत के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए मित्रों, अलग अलग काउंसलर इसको अलग अलग उपयोग करते हैं, परंतु इसका जो मुख्य उपयोग बताया गया है अस्तित्ववादी दृष्टिकोण का, एंजाइटी, डिप्रेशन, या फिर जो लोग मादक द्रव्य लेते हैं या जो शराब की लतों से इस तरीके से पीड़ित होते हैं, उन लोगों की मदद किया जाता है, उन लोगों को उन चीजों से उबारने का प्रयास किया जाता है। मित्रों, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण के कुछ मुख्य पहलू है, इसको यहाँ पर और अगली स्लाइड में माध्यम से समझ लेंगे कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना। ये चीज सिखाता है एक काउंसलर कि वर्तमान जो है आपका प्रेजेंट है, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। मित्रों, ऐसे में क्या हो जाता है, व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में अधिक चिंता करने लगता है या फिर अपने भूतकाल के विषय में बहुत ज्यादा बात करने लगता है। तो फिर एक काउंसलर उसको क्या बताता है, आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करिए। अब जब मित्रों इसी के नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे इसके कुछ और जो तथ्य हैं। मित्रों, चिंताओं और अनिश्चितताओं का अन्वेषण करना, अन्वेषण किया जाता है उसकी जो चिंताएं हैं, उसकी जो अनिश्चितताएं हैं उन पर। जैसे मित्रों, अस्तित्ववादी चिकित्सा उन चिंताओं और अनिश्चितताओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो जीवन का मूलभूत हिस्सा है, जैसे मृत्यु, अज्ञात का भय, ये जीवन का अर्थ, इन सभी चीजों का मित्रों अन्वेषण करता है। उसके बाद ग्राहकों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
मित्रों जीवन में रिस्क लेना बड़ा ही उत्तम होता है, बड़ा ही सर्वोत्तम होता है। अगर आप जोखिम उठाना सीख रहे हैं, अगर आप रिस्क उठाना सीख रहे हैं, जीवन में आप बहुत कुछ बेहतर कर सकते हैं। इस बात का विश्वास अपने आप को दिलाइए। आप वास्तव में बहुत सारी इस प्रकार की चीजें कर लेंगे जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे कि वास्तव में ये हम कर सकते थे, और ये आप मित्रों करेंगे। उसके बाद मित्रों अस्तित्ववादी चिकित्सा ग्राहकों को जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा यह समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है कि प्रामाणिक जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है मित्रों। उसके बाद की जो मित्रों तथ्य है वो है कि ग्राहकों को उनके विश्व दृष्टिकोण को पहचानने में मित्रों सहायता करता है। अस्तित्ववादी चिकित्सा ग्राहकों को उनके विश्व दृष्टिकोण को पहचानने और उसका मानचित्रण करने में सहायता करता है, ताकि वे देख सके कि कौन सी रणनीतियां उनके जीवन जीने में बाधित कर रही है। मित्रों ये वो पॉइंट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले काउंसलिंग उनको बता देता है, समझा देता है कि कौन सी चीजें हैं, उनको फाइंड आउट करिए कौन सी चीजें हैं जो बाधित कर रही हैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। मित्रों अगला जो तथ्य है उसको जान लेंगे। ग्राहकों को आत्म जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित करना है, यानी कि मित्रों वो अपने सेल्फ के बारे में कितना जान रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितना तथ्य पर बातचीत कर रहे हैं। मित्रों हम लोगों ने सेल्फ के विषय में एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को पीछे जाके अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। आप उससे थोड़ा सा समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उसके बारे में बातचीत कर पाएंगे। उसके बाद मित्रों जैसे इस प्रकार से ये इस चित्र के माध्यम से हम लोग कुछ ना कुछ समझ रहे हैं कि ये प्रकार से किस प्रकार से ये व्यक्ति बैठा हुआ है, हतोत्साहित बैठा हुआ है। लेकिन एक काउंसलर की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति में प्रोत्साहन भरे, उसको वर्तमान में ध्यान केंद्रित करवाए। ये एग्जिस्टेंशियल अप्रोच के माध्यम से उसको बता रहा है, समझा रहा है कि जोखिम लेना उसको सिखा रहा है, रिस्क लेना सिखा रहा है, और उसका आत्म जागरूकता सेल्फ के बारे में कितनी जानकारी है, इन चीजों को बता रहा है, समझा रहा है, और उसको ठीक प्रकार से लाइन में लाने का प्रयास कर रहा है, सीधी भाषा में कहे तो। अब मित्रों जो हम लोगों को अगला पढ़ना है मित्रों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसको आप स्टार के माध्यम से पढ़ेंगे। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच होता है, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक जो अप्रोच होता है, वो कौन सा अप्रोच होता है, इसके बारे में मित्रों जान लेते हैं। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी यानी कि सीबीटी। मित्रों आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, आपको ये शब्द, आप अगर काउंसलिंग साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप अगर काउंसलर बनना चाहते हैं, इस शब्द को अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लीजिए। जीवन पर्यंत आप इसका उच्चारण करने वाले हैं कि सीबीटी क्या होता है, यानी कि संज्ञानात्मक व्यवहार वो जो थेरेपी होती है, ये मित्रों एक प्रकार का परामर्श है जो लोगों को नकारात्मक सोच, पैटर्न और व्यवहार को पहचानने और मित्रों बदलने में मदद करता है। सबसे पहले पहचानता है, उसके बाद उस चीज को बदलने का प्रयास करता है। संज्ञानात्मक व्यवहार में थेरेपी यानी कि सीबीटी मित्रों। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, इसका जो तथ्य सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, पीछे भी कई बार मित्रों बताया है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना है। सीबीटी का ध्यान व्यक्ति के तनाव के पिछले कारणों पर ध्यान देने के बजाय उसकी वर्तमान मनोस्थिति को सुधारने पर केंद्रित होता है। यानी कि मित्रों एक व्यक्ति कोई भी किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, वो व्यवहार उसके पीछे के कारणों पर निर्भर होता है कि किस कारण से वो इस प्रकार का व्यवहार तय कर रहा है। तो मित्रों उन कारणों पर ज्यादा चर्चा ना करके उस चीज को आप समझिए, और उसके बाद वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उस व्यक्ति को कहिए। हम इसके मित्रों जो आगे कहता है उनको जान लेते हैं। अनुपयोगी विचारों को पहचाने और बदले। जो मित्रों विचार अनुपयोगी है, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको जानिए, समझिए और उन चीजों को बदल दीजिए। व्यवहारात्मक रणनीतियां सीखें, यानी कि जो व्यवहार करने की जो रणनीतियां हैं मित्रों उनको सिखाया जाता है। किस प्रकार से कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। मित्रों बिहेवियर आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, व्यवहार करना तो मित्रों आना ही चाहिए चीजें। सीबीटी लोगों को उनके जीवन में गुणवत्ता सुधारने के लिए स्व सहायता और रणनीतियां सिखाता है। मित्रों अल्पकालिक उपचार के माध्यम से, सीबीटी आमतौर पर एक अल्पकालिक उपचार है जिसमें अक्सर 5 से 20 सत्रों के बाद सुधार देखा जा सकता है। मित्रों देखिए काउंसलिंग, प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग के विषय में अच्छे प्रकार से एक लेक्चर बनाया हुआ है, परंतु मित्रों एक तथ्य यहाँ पर यह जान लीजिए कि प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग यानी कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है मित्रों वो थोड़ा समय मांगती है। अगर कोई व्यक्ति आया है किसी काउंसलर साइकोलॉजिस्ट के पास, तो मित्रों उसको चीजें जानने में, समझने में, परखने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि आजकल वर्तमान में इस तरीके का पूरा डेकोरम बना हुआ है। मनोविज्ञान के विषय में लोग इस प्रकार का सोचते हैं, साइकोलॉजिस्ट के विषय में इस तरीके की धारणा बनाते हैं कि ये भैया साइकोलॉजिस्ट है, ये हमारे मन की बात जान लेंगे।
हम ऐसे बैठेंगे हमारे ज्ञान को बता दें, लेकिन मित्रों इस तरीके का नहीं होता, उसके पीछे के कारणों की चर्चा करनी पड़ती है, तथ्यों और घटकों की बातचीत करनी पड़ती है। उसके बाद मित्रों एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विश्लेषण करके उनकी चीजों को जाना परखा समझाया जा सकता है मित्रों। उसके बाद कई अन्य मित्रों प्रभावी हैं, जैसे सीबीटी चिंता और अवसाद सहित अनेक मानसिक भावनात्मक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए मित्रों ये प्रभावी हो सकता है। मित्रों कॉग्निटिव बिहेवियर वाले इसको हम लोगों ने जान लिया। अब मित्रों जो आगे जो हम लोगों को चौथा नंबर में पढ़ना है वो मित्रों कौन सा है, इलेक्टिव अप्रोच। इलेक्टिव अप्रोच क्या होता है इसके बारे में जाने से मित्रों हम लोगों ने फिनोमिनल अप्रोच जाना, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच जाना, कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच जाना। उसके बाद मित्रों इलेक्टिव अप्रोच जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं, इलेक्टिव अप्रोच यानी कि इलेक्टिक परामर्श चिकित्सा का एक लचीला ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण है जो प्रत्येक व्यक्तिगत ग्राहक की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न चिकित्सीय दृष्टिकोणों की तकनीकों को जोड़ता है। मित्रों ये इलेक्टिव वाला तत्व बड़ा ही अच्छे प्रकार से आप ऐसे समझेंगे जैसे मित्रों ये काउंसलिंग पर पूरा डिपेंड करता है। एक काउंसलर जब उसका विश्लेषण कर रहा होता है, उसकी चीजों को जान रहा होता है, समझ रहा होता है, परख रहा होता है, तो वो उन चीजों को तय कर रहा है इस व्यक्ति को क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वही मित्रों बताया गया है आवश्यकताओं को संबोधित करता है, उसकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विभिन्न चिकित्सीय दृष्टिकोण, आप उसको किसी भी प्रकार की कोई दृष्टिकोण के हिसाब से उसको ठीक करना है तो उन सभी को समायोजित रूप से करके एक तरीके से देता है, इसीलिए इसको इलेक्टिव मित्रों दृष्टिकोण और तरीका मित्रों कहा जाता है। अब मित्रों इसका उदाहरण के माध्यम से जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई रोगी चिंता का अनुभव कर रहा है तो एक उदार चिकित्सक मदद के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, जैसे मित्रों विश्वास तकनीकी सिखाना, कला परामर्श, एक्सपोजर थेरेपी, खाली कुर्सी तकनीकी और विचारों को पुनर्गठित करना और व्यवहारों को बदलना में मदद करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। मित्रों आप ये जितने शब्द सुन रहे हैं ना, इन सभी शब्दों पर एक अच्छे से लेक्चर बनाया जा सकता है। एक एक शब्दों पर मित्रों खाली कुर्सी टेक्निक क्या है और विश्राम तकनीक क्या है, कला परामर्श क्या है, एक्सपोजर थेरेपी क्या है, विचारों को पुनर्गठित करना किस प्रकार से सीखेंगे, व्यवहार को बदलना प्रक्रिया किस प्रकार से सीखेंगे, इन सभी पर मित्रों आप लोगों को एक एक करके लेक्चर मिलेगा। अगर आप मनोविज्ञान नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर एक सामान्य छात्र हैं या सामान्य जीवन में आप यापन कर रहे हैं, आपको इन सभी को सुनने से बहुत कुछ जीवन में मदद मिलने वाली है, ये बात तो तय है मित्रों। उसके मित्रों जब आप आगे पढ़ लेंगे तो हम लोगों को इसमें कुछ तथ्य जाने मिल जाएंगे कि व्यक्तिगत उपचार, समग्र दृष्टिकोण और अनुकूलन क्षमता और तकनीकियों का मिश्रण मित्रों इसमें था। ये इलेक्टिव वाला है हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मित्रों इलेक्टिव थेरेपी प्रत्येक रोगी के लिए अनुकूलित उपचार योजना बनाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। ये मित्रों जाना समझा बातचीत किया। मित्रों इलेक्टिव थेरेपी का उद्देश्य उपचार और व्यक्तिगत विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला को मित्रों संबोधित करना होता है। अब मित्रों अनुकूलन क्षमता में इलेक्टिव थेरेपिस्ट उपचार की प्रगति के साथ साथ ग्राहक की बदली जरूरतों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने दृष्टिकोण को संशोधित करने के लिए तैयार रहते हैं। मित्रों जो अंतिम तथ्य है तकनीकों का मिश्रण, परिस्थिति के आधार पर इलेक्टिव थेरेपी निर्देशात्मक और गैर निर्देशात्मक तकनीकी के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के मित्रों एक चिकित्सक निर्देशात्मक दृष्टिकोण से शुरुआत कर सकता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर गैर निर्देशात्मक दृष्टिकोण पर आ सकता है। मित्रों ये अलग अलग तरीके हैं काउंसलिंग को करने के लिए। अब मित्रों यहाँ पर जैसे इस प्रकार से आप देख रहे हैं एक काउंसलिंग है जो दो व्यक्तियों की काउंसलिंग कर रहा है, एक जिसमें महिला है एक जिसमें पुरुष है। अब मित्रों इसको पहले लगा कि निर्देशात्मक रूप से ये लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब बातचीत की आगे और उन चीजों को विश्लेषण किया, उन चीजों को जाना समझा, तथ्यों पर बातचीत करी, घटकों पर बातचीत करी, उन सभी चीजों को अच्छे प्रकार से समझा, तब इसने क्या इसने निर्णय लिया कि अब गैर निर्देशात्मक रूप से ही इनकी काउंसलिंग की जा सकती है। तो मित्रों इस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती रहती है और उन तरीकों में ये तरीके थे। एक मित्रों अंतिम वाला जो है इंडिविजुअल और ग्रुप थेरेपी यानी कि ग्रुप काउंसलिंग। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप काउंसलिंग के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी कि व्यक्तिगत परामर्शन और उसके बाद सामूहिक परामर्शन, दोनों में क्या अंतर होता है मित्रों और दोनों में कौन प्रभावी होता है, इसको भी जानेंगे समझेंगे और बातचीत करेंगे मित्रों। देखिए मित्रों व्यक्तिगत परामर्श एक ग्राहक और एक चिकित्सक के बीच एक एक सत्र, इससे अधिक व्यक्तिगत ध्यान और अंतराल
प्राथमिकता प्राप्त होती है। समूह परामर्श कई ग्राहकों के साथ एक सत्र, कभी कभी कई परामर्शदाता एक साथ काम करते हैं। समूह परामर्श विशिष्ट चिंताओं के समाधान के लिए लाभदायक हो सकता है, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां जो कई लोगों को प्रभावित करती हैं। मित्रों यहाँ पर ये समझना पड़ेगा, व्यक्तिगत काउंसलिंग के लिए एक ही व्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन सामूहिक परामर्शन के लिए एक पूरे ग्रुप के साथ, यानी कि ऐसा ग्रुप जिसको एक प्रकार की विशेषता उन चीजों से पीड़ित है, उन चीजों से ग्रसित है, उनका सामूहिक रूप से परामर्शन करके उनको ठीक प्रकार से उनको व्यवस्थित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। मित्रों इसके कुछ तथ्यों को जान लेंगे। व्यक्तिगत समूह और परामर्शन के बीच कुछ अंतर है, वो मित्रों क्या है? सहायता, परिपेक्ष, समय, विषय और परिणाम और लागत। इन तथ्यों को जानते हैं मित्रों। सहायता, समूह परामर्शक एक अंतर्निहित सहायता नेटवर्क प्रदान करता है, जहां ग्राहक अपनी कहानियां साझा करता है और एक दूसरे से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। मित्रों परिप्रेक्ष्य में समूह परामर्शन अन्य लोगों के दृष्टिकोण को सुनने का अवसर प्राप्त करता है। समय मित्रों, व्यक्तिगत चिकित्सा नियुक्तियां समूह चिकित्सा सत्रों की तुलना में अधिक लचीली हो सकती हैं, जो आमतौर पर एक निर्धारित दिन और समय पर मित्रों आयोजित की जाती है। इसके बाद का तथ्य है कि विषय मित्रों, समूह चिकित्सा एक ही विषय या विषय समूह पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि व्यक्तिगत चिकित्सा अधिक विविध अन्वेषण की अनुमति देती है। मित्रों परिणाम में क्या होगा? व्यक्तिगत चिकित्सा समूह चिकित्सा की तुलना में शीघ्र परिणाम दे सकती है, तो तय बात है। लागत, व्यक्तिगत चिकित्सा आमतौर पर समूह चिकित्सा की तुलना में अधिक महंगी होती है, ये बात भी मित्रों सत्य है। तो मित्रों अभी तक हम लोगों ने जाना क्या, फिनोमिनल अप्रोच क्या होता है साइकोलॉजी का, एग्जिस्टेंशियल अप्रोच क्या होता है साइकोलॉजी का, और उसके बाद जो हम लोगों ने जाना कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच क्या होता है काउंसलिंग साइकोलॉजी का। उसके बाद मित्रों हम लोगों ने जाना इलेक्टिव अप्रोच क्या होता है। मित्रों 5वें नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप काउंसलिंग के विषय में। इस चीज को हम लोगों ने जाना समझा, बातचीत करी। मित्रों काउंसलिंग की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें 7 से 8 वीडियो पड़े हुए हैं। काउंसलिंग के बारे में बताया है, उसके प्रोसेस के बारे में बताया है, और जितने तरीके के काउंसलिंग होते हैं उनके विषय में अच्छे से लेक्चर्स बनाए हुए हैं। आप उन लेक्चर्स को अच्छे से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उन पर बातचीत कर सकते हैं, उन पर तर्क कर सकते हैं। मित्रों तब तक के लिए आसपास लोगों को देखते रहिए, जानते रहिए, समझते रहिए। और मित्रों किसी को भी अगर एबनॉर्मल बिहेवियर शो होता है, आप उसको मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जा सकते हैं, एक काउंसलर के पास लेके जा सकते हैं। अगर आपको ऐसा किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो आप हमसे भी उसकी सहायता ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, और देखते रहिए साइकोलॉजी में माधव राजपूत।